चलिए पिछले दिन हम लोग देख लिए थे अशोक का बृहद शिलालेख समाप्त हो गया और इससे पहले हम लोग पढ़े थे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार के बाद अशोक। और अशोक में हम लोग देख लिए थे इसका अभिलेख जो था 4 प्रकार है। मोबाइल हो गया मोबाइल स्विच ऑफ करके रखो, उसको फ्लाइट मोड में रखो, बोला जाता है साइलेंट। देखिए लघु, आज हम लोग देखेंगे लघु शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। आज इसका अभिलेख कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मौर्य काल का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन। 4 जीवन के बाद ही राजनीतिक तो इधर हो ही गया। राजनीतिक का मतलब राजा के बारे में जो पढ़ रहे हैं उसका राजनीतिक जीवन कंप्लीट हो गया। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं लघु शिलालेख में। कल हम लोग देखे थे कि बृहद शिलालेख का संख्या कितना था? 14 और भारत के विभिन्न 8 स्थान से प्राप्त हुआ था, जिसमें 2 को भारत के बाहर था, एक आपका शाहबाद अली, दूसरा मनसेर, दोनों पाकिस्तान में। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि इसके बाद गिरनार था गुजरात में, सोपारा था महाराष्ट्र में। गिरनार गुजरात में, सोपारा महाराष्ट्र में, धौली जोगर उड़ीसा में, एरानपुरी आंध्र प्रदेश में, सब देख लिए थे। अब उसके बाद हम लोग आज देखना है लघु शिलालेख। लघु शिलालेख के अशोक के व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश पड़ता है। समझ तो लघु शिलालेख से अशोक के कौन जीवन पर? व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश पड़ता है। व्यक्तिगत जीवन का मतलब है कि इसका पत्नी का नाम क्या था, इसके पुत्र का नाम क्या था, अशोक का नाम क्या था, इन सारे बातों का जानकारी कहाँ से मिलता है? कौन शिलालेख से? लघु शिलालेख से। बताया था कि अशोक का 4 प्रकार के अभिलेख है। एक बृहद शिलालेख, दूसरा लघु शिलालेख, तीसरा स्तंभलेख, चौथा गुहालेख। तो आज तीनों को हम लोग देखेंगे। अशोक के बारे में हम लोग देखें कि अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी किससे मिलता है? याद रखना है लघु शिलालेख से। लघु शिलालेख से मिलता है अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी। क्लियर है सभी को? अब हम लोग देखें कि अशोक जो है अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय है। 2 नाम अशोक का बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रियदर्शी और दूसरा है देवानाम प्रिय। यही प्रियदर्शी का उपाधि लेगा इसका पोता दशरथ। दशरथ जो इसका पोता है अशोक का सारा फोटोकॉपी करेगा, मतलब जो अशोक काम किया है सबका डुप्लीकेट करेगा, कौन? उसका पोता। तो अब यहाँ पे देखिएगा देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी का उपाधि इसका पोता मिलेगा, कौन? दशरथ। अशोक का पोता कौन है? दशरथ। क्लियर है? अब यहाँ पे देखें कि अभिलेख में, मतलब अभिलेख में इसका नाम अशोक कहीं लिखा हुआ नहीं है। अभिलेख में इसका नाम मिलता है प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय। प्रियदर्शी का मतलब है बहुत प्रिय है, सभी का क्या है? प्रिय है, फेमस है। और देवानाम प्रिय का मतलब है देवताओं का सबसे निकट प्रिय। तो देवताओं का सबसे प्रिय प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय इसका नाम मिलता है। दूसरा आपको ध्यान देना है कि ब्राह्मण साहित्य में, यानी ब्राह्मण साहित्य में और पुराण में, ब्राह्मण साहित्य में और इसमें पुराण में इसका नाम क्या मिलता है? अशोक वर्धन। तो देखिए ब्राह्मण साहित्य में और पुराण में इसका नाम अशोक वर्धन मिलता है। तो ब्राह्मण पुस्तक में पूछेगा या पूछेगा पुराण में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक वर्धन। अशोक वर्धन। तो ये बात समझ गए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मास्की अभिलेख, मास्की कर्नाटक में है। मास्की अभिलेख कहाँ है? कर्नाटक में। तो मास्की अभिलेख कर्नाटक में है, गुजरात मध्य प्रदेश में। गुजरात कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो मास्की अभिलेख और गुजरात अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मास्की और गुजरात अभिलेख में। मास्की कर्नाटक में है और गुजरात कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये दोनों बात क्लियर है। किस अभिलेख में अशोक का नाम देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी मिलता है? तो बताइए अभिलेख में, कौन में? अभिलेख में इसका नाम देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी है। ब्राह्मण साहित्य में इसका नाम अशोक वर्धन है। ब्राह्मण साहित्य में इसका नाम क्या है? अशोक वर्धन। तो ब्राह्मण साहित्य में इसका नाम अशोक वर्धन है। इसके बाद मास्की अभिलेख कर्नाटक में है और गुजरात कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो मास्की और गुजरात अभिलेख में इसका नाम अशोक का नाम अशोक मिलता है। क्लियर है? भाबरू अभिलेख राजस्थान में। भाबरू अभिलेख कहाँ है? राजस्थान में। और भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज कहा। मगधाधिराज का मतलब मगध का सम्राट, मगध का राजा। तो क्वेश्चन देगा कि अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज किस अभिलेख में बोला? तो भाबरू अभिलेख जो कि आपका राजस्थान का है। भाबरू अभिलेख कहाँ का है? राजस्थान का। तो राजस्थान के भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को क्या बोला? मगधाधिराज बोला। क्लियर है यहाँ पर? अब यहाँ पे हम लोग देखें रुक्मनदेही अभिलेख जो है, रुक्मनदेही जो है, ये रुक्मनदेही वर्तमान नाम है किसका? लुम्बिनी का। आपको याद है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहा हुआ था? लुम्बिनी में। और लुम्बिनी का वर्तमान नाम हो गया है रुक्मनदेही। लुम्बिनी का वर्तमान नाम क्या है? रुक्मनदेही। तो इसी को कहते हैं रुक्मनदेही अभिलेख।
और रुक्मनदेही अभिलेख से मौर्य काल का जो है टैक्स व्यवस्था पर जो है प्रकाश पड़ता है। तो मौर्यकालीन जो टैक्स प्रणाली था उसको हमको पता कहां से चलता है, तो वह पता चलता है रुक्मनदेही अभिलेख से। अब रुक्मनदेही अभिलेख बताया आपको कि रुक्मनदेही वर्तमान नाम किसका है, लुमनी का। लुमनी जो था गौतम बुद्ध की जन्मस्थली, वो गौतम बुद्ध की जन्मस्थली का वर्तमान नाम रुक्मनदेही हो गया, लुमनी का। अब यही जो रुक्मनदेही या अभिलेख जो है, रुक्मनदेही अभिलेख से टैक्स कर व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। मौर्य काल के कौन व्यवस्था पर, कर व्यवस्था पर, टैक्स प्रणाली पर क्या पड़ता है, प्रकाश पड़ता है। यानी अशोक कहता है कि मैं शासन के 20वें वर्ष, मैं शासन के कौन में वर्ष, 20वें वर्ष रुक्मनदेही की यात्रा किया और वहां पर जब गया तो वहां पर एक बलि नामक टैक्स था, एक बलि नामक धार्मिक कर था। उस बलि नामक धार्मिक कर को समाप्त किया और वहां पे जो है हमने क्या किया, तो जो भूमि कर था 1/6 उसको घटाकर 1/8 किया। मतलब 1/6 का मतलब 6 बोझा में 1 बोझा पहले लग रहा था, अब लगेगा 8 बोझा में 1 बोझा। यानी जो टैक्स था 1/6 उसको घटा करके 1/8 किया। तो अब यह गौतम बुद्ध के जन्मस्थली रुक्मनदेही है। और अशोक जो है बताया कि आपको अशोक किस धर्म को मानता है, बौद्ध धर्म को। अशोक बौद्ध धर्म को मानता है। उससे पहले शैव को मानता था और शैव के बाद ये अपने भतीजा निरोध से प्रभावित होकर जिसको माना बौद्ध धर्म को। इसलिए गौतम बुद्ध का जो जन्मस्थली है रुक्मनदेही गया और वह रुक्मनदेही पे जाकर के वहां पर जो बलि टैक्स चल रहा था, धार्मिक कर, बलि नामक धार्मिक कर, समझ गए। बलि पहले स्वैच्छिक कर था, ये बलि अलग है। तो यहाँ पर जो बलि धार्मिक कर था उसको क्या किया, समाप्त किया। और जो भूमि कर था 1/6 उसको घटाकर कितना कर दिया, 1/8 किया। दूसरा एक इसका और अभिलेख इंपॉर्टेंट है, निगाली सागर अभिलेख। इसका एक और अभिलेख है निगाली सागर अभिलेख। देखिए निगाली सागर अभिलेख कहता है कि शासन के 14वें वर्ष मैंने नेपाल की यात्रा किया और शासन के 14वें वर्ष नेपाल की यात्रा किया और वहां पर एक मूर्ति था कनक मुनि का, एक कनक मुनि का स्तूप था, कनक मुनि का, और उसके स्तूप को दुगना करवाया। कनक मुनि जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, एक बौद्ध धर्म के स्तूप है कनक मुनि का, और इसको जो है दुगना करवाया, मतलब इसको क्या किया, हाइट इसका बढ़वा दिया। समझ गए। तो यह निगाली सागर अभिलेख, दूसरा है रुक्मनदेही अभिलेख। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों नेपाल से रिलेटेड है। कनक मुनि जो है मूर्ति को दुगना करवाया, स्तंभ को दुगना करवाया, इस अभिलेख में, निगाली सागर अभिलेख में, शासन के 14वें वर्ष। अभी इतना जो हम बात देखे हम लोग सारा लघु शिलालेख है। क्या है, लघु शिलालेख। क्लियर है सबको। अब यहाँ पर लघु शिलालेख में हम लोग देखें कि अशोक के व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश पड़ता है। अशोक ने अपने आप को मगधाधिराज किसमें बोला है, अभी आप लोग पढ़ेंगे भाब्रू अभिलेख में। किसमें, भाब्रू अभिलेख में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है ब्राह्मण साहित्य और पुराण में। अशोक का नाम प्रियदर्शी और देवा नाम प्रिय मिलता है अभिलेख में। और अशोक का नाम जो है मास्की और गुर्जरा में क्या मिलता है, अशोक मिलता है। तो अशोक का नाम अशोक मिलता है मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद कि शासन के 20वें साल रुक्मनदेही की यात्रा करता है और रुक्मनदेही आपको बताया कि वर्तमान जो है लुम्बिनी का नाम, वर्तमान उसका नाम है लुम्बिनी का नाम रुक्मनदेही है। और वहां पर जाने के बाद बलि नामक जो धार्मिक कर था उसको समाप्त कर देता है और जो भूमि कर 1/6 चल रहा था उसको 1/8 कर देता है। यानी टैक्स को घटा दिया, 1/6 से 1/8 किया, मतलब घटा दिया। अब बताइए निगाली सागर अभिलेख बताया शासन के 14वें साल, वहां पे कनक मुनि की मूर्ति को क्या करवाया, दुगना करवाया। ये पूरे अभिलेख हम लोग देख लिए लघु शिलालेख। अब हम लोग देखते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ लेख का मतलब बताया था कि जहाँ पर्वत नहीं था, जहाँ पहाड़ नहीं था, वो पहाड़ के पत्थर को कटवा करके उसको गड़वा दिया था, उस पर लिखवाया, इसका नाम था स्तंभ लेख। स्तंभ लेख जो है इसका संख्या 7 है, इसका संख्या। चलिए अब ध्यान दिया जाए। अभी हम लोग देख लिए थे लघु शिलालेख हो गया था, हला नहीं, और लघु शिलालेख के बाद हम लोग को देखना है बृहद शिलालेख, सॉरी स्तंभ लेख। कौन है, स्तंभ लेख। स्तंभ लेख जो है इसका संख्या 7 है और विभिन्न जो है भारत के 6 स्थान से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। क्लियर है। अब जैसे आपको बताए थे कि बृहद शिलालेख का संख्या कितना था, 14, और वह भारत के 8 स्थान से प्राप्त हुआ था। तो इसका संख्या है 7, जो भारत के 6 स्थान से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। क्लियर है। इसमें अभी देखना है कि 3 को बिहार में है, 6 स्थान से है, जिसमें 3 को कहाँ है, बिहार में। 3 को बिहार के पश्चिमी चंपारण में, हला नहीं करेंगे। पहला है लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा। ये तीनों अभिलेख जो है स्तंभ लेख कहाँ है, बिहार के पश्चिमी चंपारण में। तो तीनों पश्चिम चंपारण में है, तो 3 को तो बिहार में हो गया। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा, ये तीनों बिहार के पश्चिमी चंपारण में। तो बिहार में 3 को अभिलेख है। इसके बाद है हरियाणा में टोपरा,
हरियाणा में टोपरा, तो बड़ा बड़ा टोपरा देख के मन हरिया जाता है। तो किसान जो है टोपरा देखता है तो उसको मन हरिया जाता है। तो टोपरा कहाँ है? हरियाणा में। अब मेरठ शहर यूपी में है, अब प्रयागराज भी यूपी में है। तब मेरठ यूपी, ये दो आपको याद रखना है, मेरठ और प्रयागराज दोनों यूपी में, तो उस शहर के नाम पर ही है। तो 6 आपका जो है स्थान हो गया, टोपरा हरियाणा में, इसके बाद मेरठ और प्रयागराज यूपी में, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा पश्चिमी चंपारण में। क्लियर है सबका? अब इसके बाद हम लोग देखें कि जब बहुत दिन बाद, अशोक के बाद जब मुगल काल आता है, तब मुगल काल के समय एक राजा है फिरोज शाह तुगलक। मुगल काल का एक राजा था फिरोज शाह तुगलक, और ये फिरोज शाह तुगलक जो था, जब एक बार गुजर रहा था, फिरोज शाह तुगलक एक बार क्या कर रहा था? गुजर रहा था, मतलब रास्ते से जा रहा था, तो देखा कि यहाँ पर 2 बड़े बड़े स्तंभ गिरा हुआ है, और देखा कि आकाश में पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, पूरे जो है मतलब गंदा टाइप के पड़ा हुआ था। तो फिरोज शाह तुगलक जो है उसको साफ करवाया, और उसके दिमाग में आया कि इसको क्या है। तो जब इसको साफ करा के देखा तो देखा कि इस पर कुछ लिखा हुआ था। अब लिखा हुआ था तो उसको कहा कि भाई ये हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट बात होगा, खजाना उजाना का, पर क्या भी लिखल होगा, कहाँ खजाना है, तो ये दोनों के टांग के ले चलो। और यही स्तंभ था मेरठ और टोपरा का अशोक स्तंभ था, मेरठ और टोपरा, यही मेरठ और टोपरा का अशोक स्तंभ था। यही यूपी का रास्ता दिल्ली जा रहा था फिरोज शाह तुगलक। अब यही मेरठ और टोपरा के जब अशोक स्तंभ को देखा तो इसके बाद इसको टंगवा के कहाँ लाया? दिल्ली लाया, और अपना उसका जहां किला था उसके गेट पर गाड़ दिया, और गेट पर इसको गाड़ दिया। जितने भी उस समय के विद्वान थे, या तो वह मुस्लिम में मौलाना हो या हिंदू धर्म में पंडित हो, सभी को बुलाया और कहा कि इसको पढ़ो क्या लिखा है, लेकिन किसी ने पढ़ नहीं पाया, किसी ने पढ़ नहीं पाया, उसको नहीं पढ़ पाया। बाद में उसको देखेंगे, आगे पढ़ा जाएगा। तो यही टोपरा, मेरठ और टोपरा के अशोक स्तंभ को दिल्ली किसने लाया? तो फिरोज शाह तुगलक। इसको पगला बादशाह बोला जाता था, FST, फिरोज शाह तुगलक। बात समझ गए? तो यह इसको लाया, मेरठ और टोपरा के अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया। अब यहां पे ध्यान देना है कि टोपरा का स्तंभ में 7 अभिलेख का संख्या 7 है। टोपरा के स्तंभ में अभिलेख की संख्या कितना है? 7 है। बाकी जितने भी अभिलेख है इस सब में 6 बात लिखा हुआ है। टोपरा वाला में 7 बात है, बाकी सब में 6 बात है। तो टोपरा के स्तंभ अभिलेख में संख्या कितना है? 7, बाकी सब में 6। अब आपको ध्यान देना है कि जब मुगल बादशाह फर्रुखसियर जब बनता है, जब फर्रुखसियर राजा बनता है, तो उस समय तोप खाना में बारूद में आग लगता है, और इसका तोप खाना में जब आग लगता है, जहां बारूद का ढेर था, बारूद का जहां गोदाम था, उस गोदाम में आग लगता है, और आग लगने के बाद जो है ये मेरठ वाला जो है स्तंभ टूट जाता है, ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होने के बाद टूट जाता है। और यही जो मेरठ वाला जो अशोक स्तंभ था क्षतिग्रस्त हो जाता है। जब क्षतिग्रस्त हुआ तो बाद में आप पढ़ेंगे कि अंग्रेज के समय में 1876 में इसको फिर से ज्वाइन किया गया, और 1876 में इसको फिर से वर्तमान रूप में क्या किया गया? लाया गया। तो ये जो था कुछ स्तंभ का कहानी था। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मेरठ और टोपरा के अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया गया। इसके बाद देखें कि टोपरा के स्तंभ अभिलेख जो है इसका संख्या 7 है, बाकी 6 में, बाकी सभी में 6 है। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के समय तोपखाना में आग लगने के कारण मेरठ का अशोक स्तंभ क्षतिग्रस्त हो गया, जिसको 1876 में वर्तमान रूप में लाया गया। क्लियर है? अब यहाँ पे एक और अभिलेख है जिसको बोलते हैं कौशाम्बी का अभिलेख। ये कौशाम्बी है, इसको हम लोग प्रयागराज भी बोलते हैं। ठीक है? तो कौशाम्बी का जो अभिलेख है, प्रयागराज का जो अभिलेख है, कौशाम्बी का अभिलेख, यही जो आप देख रहे हैं कौशाम्बी, यानी अकबर ने प्रयागराज किला में इसको लाया। तो कौशाम्बी का अभिलेख जो था इसको अकबर लाया टंगवा के अपना प्रयागराज किला में। अब प्रयागराज जो है आप देख रहे हैं, प्रयागराज का अभिलेख भी इसको बोलते हैं, कौशाम्बी के अभिलेख को प्रयागराज का अभिलेख, इसको लाया किला में। अभी प्रयागराज का जो अभिलेख है इसको रानी का अभिलेख कहते हैं। इसको रानी का अभिलेख कहा जाता है, कारण इसमें अशोक की पत्नी और बेटे का जिक्र है। तो पत्नी और बेटे का इसमें नाम का जिक्र है, इसलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। तो रानी का अभिलेख कहेगा तो आपको दिमाग में सेट रखना है कौशाम्बी का अभिलेख या प्रयागराज का अभिलेख। क्वेश्चन देगा किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, तो कौशाम्बी या प्रयागराज, कौशाम्बी या प्रयागराज। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि इस अभिलेख में अशोक की पत्नी कारूबाकी की जिक्र है। तो अशोक का पत्नी का नाम इसमें मिलता है कारूबाकी, और बेटा इसका है तीवर। बेटा कौन है? तीवर। तो बेटा इसका तीवर और पत्नी कौन है? कारूबाकी। ये दोनों का इसमें जिक्र है। अब आपको देखना है कि लौरिया नंदनगढ़ में जो है मोर का चित्र है। लौरिया नंदनगढ़ में जो आपका है बिहार में, लौरिया नंदनगढ़ में मोर का चित्र है, और रामपुरवा में नटुआ बैल है। तो ऊपर में नटुआ बैल बैठा हुआ है रामपुरवा में। तो ये आपको अशोक स्तंभ में दिमाग में सेट करना है कि लौरिया नंदनगढ़ में मोर का चित्र है, और रामपुरवा में क्या है? नटुआ बैल का चित्र है। तो ये भी आपका क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग गुहा लेख। गुहा लेख जो बताए थे कि जो गुफा के अंदर जो खुदा कर लिखाया था, इसका नाम क्या था? गुहा लेख।
और इसमें आपको ध्यान देना है कि बराबर पहाड़ी के निकट अशोक ने 4 गुफा बनाया। बराबर पहाड़ी के निकट अशोक ने 4 गुफा बनवाया और ये चारों गुफा बनाने के बाद आजीवक संप्रदाय को दान दिया। यानी जो ऋषि रहते थे, आजीवक संप्रदाय के लोग रहते थे, उसको क्या दिया? दान दे दिया। जहानाबाद है। इसी का सेम फोटो को भी करेगा कौन? इसका पोता दशरथ, वो भी नागार्जुन पहाड़ी में गुफा बना कर दान करेगा। अब यहां पर देखें कि बराबर पहाड़ी में 4 गुफा बनाया, इस आजीवक संप्रदाय को दान किया। चारों गुफा का नाम ध्यान रखना है। पहला है विश्व झोपड़ी गुफा, इसके बाद है कर्ण चौपाल गुफा, लोमस ऋषि गुफा और सुदामा गुफा। तो 4 गुफा जो है इस समय बनाया बराबर पहाड़ी के निकट आपका जो है, और इसको जो है आजीवक संप्रदाय को क्या किया? दान दे दिया। तो ये जो है विश्व झोपड़ी गुफा, कर्ण चौपाल गुफा, लोमस ऋषि गुफा और अगला था सुदामा गुफा। ये चारों गुफा को बनाने के बाद जो है अशोक ने क्या किया? आजीवक संप्रदाय को दान दे दिया। अशोक बताया था कि बौद्ध धर्म को मानता था। किसको मानता था? बौद्ध धर्म को। और अशोक बौद्ध को मानता था, उससे पहले शैव को मानता था, लेकिन गुफा दान किया है उस समय वो किसको? आजीवक को। बौद्ध को नहीं किया, किसको किया? आजीवक संप्रदाय को किया। क्लियर है? अब यहां पर देखा कि भाई इसको जरूरत था, ऋषि जो लोग रहते थे वहां पे, तो उनको रहने के लिए गुफा उफा रहे ताकि ठंड के दिन में भी बचाव हो, गर्मी के दिन में धूप न लगे, इसके लिए उन्होंने 4 गुफा बना के दान किया। आज भी बराबर पहाड़ी में ही है, आज भी बराबर पहाड़ी में ही क्या है? 4 गुफा वहां पे लिखा हुआ है, नाम विद्यमान है। तो यह था अशोक का 4 अभिलेख, जो कि हम लोग 2 क्लास में इसको क्लियर किए। अब कल से हम लोग को चलना है सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। क्लियर है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज बढ़िया यहीं तक।